हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का। तो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को करने से पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। और कौन सा रिलेशनशिप होता है? ये फंक्शनल रिलेशनशिप। अब प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट रन में और एक होता है हमारे पास लॉन्ग रन में। जो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको हम रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं। और जो लॉन्ग रन में होगा उसको क्या कहा जाएगा? रिटर्न टू स्केल। अब शॉर्ट रन क्या है? शॉर्ट रन का मतलब होता है कम टाइम। अब एक प्रोड्यूसर सपोज अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहता है और उसके लिए उसके पास कम टाइम है, शॉर्ट रन चल रहा है, कम टाइम है, तो वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करेगा। मगर क्योंकि कम टाइम है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब देखिए एंटरप्रेन्योर तो वो खुद है, अब बाकी बचा कौन सा? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट रन है तो शॉर्ट रन में वो नई लैंड तो परचेज नहीं कर पाएगा, ना ही वो कैपिटल परचेज मतलब मशीनरी वगैरह परचेज कर पाएगा। अब अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो उसके लिए वो सिर्फ चेंज किसको कर सकता है? लेबर को। मतलब लेबर को इंक्रीज करके वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है। तो हम इसलिए कहते हैं इन द शॉर्ट रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एक्सेप्ट वन, दैट इज लेबर। मतलब सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे वो शॉर्ट रन में फिक्स्ड होंगे, सिर्फ एक लेबर जो है वो वेरिएबल है और उसको चेंज करके ही हम अपनी प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब ये होता है काम को करने के लिए हम बहुत सारा टाइम मिल जाना। अब सपोज एक प्रोड्यूसर है, वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहता है और उसके पास काफी ज्यादा टाइम है, और तो वो क्या कर सकता है? सारे के सारे फैक्टर्स को, मतलब लैंड को भी वो चेंज कर सकता है, नई लैंड परचेज कर सकता है, लेबर तो ऑलरेडी वेरिएबल है ही, कैपिटल मतलब मशीनरी भी वो नई परचेज कर सकता है। तो इसलिए कहा जाता है इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। अब आता है हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है? वाई क्या है? आउटपुट। किसके ऊपर डिपेंड करती है? ए क्या है? टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, इसको मल्टीपल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी कहा जाता है। इज अ फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब किस किस के ऊपर आउटपुट डिपेंड करती है? लेबर, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमारे पास ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है क्या? तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर प्रोडक्टिविटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फैक्टर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि जो भी फैक्टर लग रहा है वो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी है। तो सपोज हमारे पास अगर लेबर काम कर रही है तो लेबर कितनी प्रोडक्टिव है, ईच लेबर कितनी प्रोडक्टिविटी दे रही है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? जितनी आउटपुट है उसको किससे डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ वर्कर जितने भी होंगे, लेबर से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास अगर 1000 यूनिट की हमारी आउटपुट है और कितने वर्कर्स इसको बना रहे हैं? 10 वर्कर्स। तो पर वर्कर कितनी हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी हो गई? 100 की। इसी तरह से अगर हमें कैपिटल की प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है उसको किससे हम डिवाइड कर देंगे? अब डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ जितनी भी हमारी मशीनरी वगैरह लगी है, जितनी भी हमारी कैपिटल है उससे डिवाइड कर देंगे। तो सपोज हमारी कैपिटल जो है हमारी लगी है यहाँ पे 20 की, तो अब हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी? 50 की। अब इसी तरह से अगर हमें टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी निकालनी है जिसको ए से डिनोट कर रहे हैं, तो हम टोटल जो भी आउटपुट थी उसको किससे डिवाइड कर देंगे? टोटल इनपुट या टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। तो टोटल इनपुट से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पे हमने सिंगल सिंगल फैक्टर की प्रोडक्टिविटी निकाली, लेबर की प्रोडक्टिविटी अलग से निकाली, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी अलग से निकाली, और टोटल की निकालनी है तो हम टोटल इनपुट से डिवाइड कर देंगे टोटल आउटपुट को।
अब ये जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतनी ही लेबर की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी और उतनी ही कैपिटल की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। तो जब लेबर और कैपिटल की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो हमारी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी अपने आप ही इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि हमारी लेबर की एफिशिएंसी या कैपिटल की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है? तो हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन है हम 2 बार ले लेंगे और नंबर ऑफ वर्कर्स सेम रखेंगे। पहली बार में प्रोडक्शन हमारी 1000 हो रही है और नंबर ऑफ वर्कर्स हमने लगाए थे 10, तो हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी पर लेबर जो प्रोडक्टिविटी आ रही है वो कितनी आ रही है? 100 आ रही है। अब दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार हमारी प्रोडक्शन जो है 1500 हो गई और हमारी अभी भी नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 10 ही है। तो अब यहाँ पे देखिए 150 पर लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी होगी? 150। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी होगी जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो जब टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी की वजह से अच्छी होगी, बढ़ेगी, तो टोटल आउटपुट भी हमारी इंक्रीज होगी। अब कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखा गया है और यहाँ पे जो है जो नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन है यहाँ पे क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी चेंज होती है। मतलब टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब हमारे पास आ जाता कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है और कॉब डगलस ने ये एक प्रोडक्शन फंक्शन अपना ही बनाया था जिसको बाद में नाम दे दिया गया कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। और ये जो कॉब डगलस थे ये क्या एज्यूम करते थे कि हमारे पास 2 ही इनपुट है, एक लेबर है और एक कैपिटल है। तो उन्होंने जो फंक्शन दिया था वो किस तरह से दिया था? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जिसको हम किस तरह से लिखते हैं? a l की पावर अल्फा और इंटू k की पावर बीटा। अब y किसको डिनोट कर रहा है? आउटपुट को। a किसको डिनोट कर रहा है? टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जिसको एक पॉजिटिव कांस्टेंट माना गया है। l लेबर को, k कैपिटल को। अल्फा किसको डिनोट कर रहा है? यहाँ पे अल्फा डिनोट कर रहा है आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर। मतलब अगर हम जितना परसेंट अगर लेबर में चेंज करेंगे तो उसकी वजह से हमारा आउटपुट में कितना चेंज आएगा। और जब यही कैपिटल के साथ देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बीटा। और बीटा किसको मेजर करता है? आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब यहाँ पे आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर हमें ये देखना है कि अगर हम कुछ चेंज करते हैं, कुछ परसेंटेज चेंज करते हैं लेबर में, तो उसकी वजह से कितना परसेंटेज चेंज आता है आउटपुट में। तो अल्फा जो आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर है इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन लेबर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेबर अगर हम 1% से चेंज करते हैं तो हमारी जो आउटपुट है वो कितने से चेंज हो रही है? 0.50% से। तो इसका मतलब आउटपुट इलास्टिसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेबर कितनी होगी? अल्फा जो कि आउटपुट इलास्टिसिटी को डिनोट कर रहा है, चेंज परसेंटेज चेंज इन आउटपुट कितना आ रहा है? 0.50 और कितनी परसेंटेज चेंज हो रहा है लेबर में? हमारा 1%। तो ये हमारा अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब हमारे पास 0.50। तो हमारी आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर इज 0.50। अब ये देखिए अब हम इसी तरह से आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल भी फाइंड आउट करते हैं, क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम किससे डिनोट करते हैं इसको? बीटा से। और किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? परसेंटेज चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कैपिटल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए कैपिटल में अगर 1% का चेंज हो रहा है तो हमारी आउटपुट कितने से चेंज हो रही है? 0.70 से। तो हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन आउटपुट कितना हुआ? 0.70% और हमारा कैपिटल में कितना चेंज हो रहा है? 1% से। तो हमारा बीटा जो इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल है वो कितनी हो जाएगी? 0.70। अब हमने देखा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस क्या होता है उसको कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को
हमें प्रूव करना है, उसको प्रूव करने से पहले हम समझ लेते हैं कि होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है और कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको होमोजीनियस प्रूव करेंगे। उसके बाद हम कॉब डगलस को प्रूव करेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सारी की सारी जो एक फंक्शन में, प्रोडक्शन फंक्शन में इनपुट दे रखी होती हैं, उनको अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट तो ये आएगा कि जो इक्वेशन थी, जो फंक्शन था, वो एज इट इज सेम रहेगा, और जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है वो कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द फंक्शन, मतलब वो फंक्शन से बाहर आ जाएगा। अब किस तरह से इसको हम देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है ये, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं। तो हमने क्या कहा कि जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक कांस्टेंट से। अब हमने कांस्टेंट यहाँ पे क्या अज्यूम कर लेना है, लैम्डा। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, लैम्डा ए लैम्डा बी, ये फंक्शन था। अब इस फंक्शन को हमने किस तरह से दे रखा है, a की पावर n प्लस b की पावर n। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, लैम्डा ए होल की पावर n प्लस लैम्डा बी होल की पावर n। अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की पावर n हो जाएगी और a की पावर भी क्या हो जाएगी, हमारे पास n हो जाएगी, प्लस अब लैम्डा की पावर क्या हो जाएगी, n, और b की पावर भी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अब हमारे पास देखिए लैम्डा n कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हम लैम्डा n को तो बाहर ले आएंगे और अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, a की पावर n प्लस b की पावर n। अब देखिए है ये हमारा होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन बन गया। और कैसे बन गया, हमने होमोजीनियस देखने के लिए ये कहा था कि जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होगा हम उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा से, और रिजल्ट क्या होगा, वो जो कांस्टेंट होगा वो फंक्शन से बाहर आ जाएगा और जो फंक्शन है वो एज इट इज रह जाएगा। तो देखिए लैम्डा की पावर n कहाँ आ गया, बाहर आ गया, और अंदर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन एज इट इज रह गया जो हमारा स्टार्टिंग में था। हमारा स्टार्टिंग में फंक्शन क्या था, a की पावर n प्लस b की पावर n। तो ये क्या बन गया, हमारा होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन बन गया। अब दूसरा एग्जाम्पल है, अब पहले एग्जाम्पल में तो पहला जो हमारा था उसमें हमने फंक्शन के बीच में जो इनपुट्स थी उसमें प्लस का साइन लिया था। अब दूसरे में हमने क्या ले लिया, मल्टीप्लीकेशन का साइन ले लिया। तो यहाँ पे भी कंडीशन तो वही रहेगी, हम क्या करेंगे, फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम किसी कांस्टेंट से। और हमने यहाँ पे कांस्टेंट किसको माना है, लैम्डा को। तो लैम्डा ए लैम्डा बी बन जाएगा इज इक्वल टू, अब ये इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, लैम्डा ए की पावर n इंटू लैम्डा बी की पावर n, ये बन जाएगी। अब हमारे पास देखिए किस तरह से हो जाएगा, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो लैम्डा की पावर n हो जाएगी और a की पावर भी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, इनटू, बीच में इनटू था। अब लैम्डा की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे n हो जाएगी और b की पावर भी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अब जब मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम हो जाता है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो देखिए लैम्डा हमारा ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और पावर हमारी प्लस हो जाएगी, n प्लस n हो जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा हमारा ब्रैकेट के अंदर, a की पावर n इंटू b की पावर n। अब देखिए हमारा रिजल्ट क्या आ गया, लैम्डा की पावर क्या बन गई, 2n, और अंदर क्या आ जाएगा, a की पावर n इंटू b की पावर n। तो देखिए ये भी होमोजीनियस बन गया। क्यों होमोजीनियस बन गया, क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट था लैम्डा वो क्या आ गया, बाहर आ गया, और अंदर क्या रह गया, जो मेन फंक्शन था a की पावर n इंटू b की पावर n एज इट इज आ गया। तो ये भी होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन आ गया। अब जो ये कांस्टेंट की पावर होती है उसको डिग्री ऑफ होमोजीनियटी कहा जाता है। तो लैम्डा की पावर कितनी है, n, तो डिग्री ऑफ होमोजीनियटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, n, और सेकंड केस में क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ होमोजीनियटी 2n। अब हमारे पास आ जाता है थर्ड एग्जाम्पल, हम इसको लिख लेते हैं पहले।
अब देखिए हमारे पास जो है थर्ड एग्जाम्पल हमने ले लिया, तो थर्ड एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितना गिवन है, a की पावर n प्लस b की पावर 2n ये फंक्शन है। तो फिर कंडीशन सेम रहेगी, हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पहले किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक कांस्टेंट हमने लैम्डा माना है, तो लैम्डा a और लैम्डा b हो जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन किस तरह से बन जाएगा, लैम्डा a होल की पावर n प्लस लैम्डा b होल की पावर 2n। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की पावर n, a की पावर n प्लस लैम्डा की पावर 2n, b की पावर 2n। अब देखिए लैम्डा हमारे पास कॉमन आ गया, तो लैम्डा को बाहर ले आएंगे, एक लैम्डा की पावर n, तो अंदर क्या रह जाएगा, a की पावर n, और यहाँ पे 2n था तो हमारा लैम्डा एक बार एज इट इज रह जाएगा 2n, और b की पावर 2n। अब देखिए ये हमारा जो है ये फंक्शन नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। नॉन होमोजीनियस क्यों हो जाएगा, पहली बात तो ये कि हमारा फंक्शन जो हम ये कहते हैं कि जब फंक्शन को किसी कांस्टेंट जो लैम्डा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा जो हमारा कांस्टेंट है सारा का सारा बाहर आ जाना चाहिए। तो सारा का सारा फंक्शन में जो लैम्डा है अभी भी अंदर है, और इक्वेशन हमारी सेम रह जाती है, जो कि सेम नहीं रह रही है। हमारी इक्वेशन जो शुरू में थी a की पावर n प्लस b की पावर 2n थी, और यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या है, चेंज हो गया, यहाँ पे लैम्डा भी साथ में आ रहा है, तो इसलिए ये नॉन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। अब देखिए हमारे पास पहला होमोजीनियस था, क्यों होमोजीनियस था, यहाँ पे क्योंकि लैम्डा बाहर आ गया था जो कांस्टेंट था सारा का सारा, और इक्वेशन सेम हो गई थी। दूसरा भी हमारा क्या है, होमोजीनियस है। क्यों होमोजीनियस है, फिर से क्योंकि हमारा लैम्डा हमारा कांस्टेंट था वो सारा का सारा इक्वेशन के बाहर आ गया, और इक्वेशन हमारी शुरू में जो थी सेम आ गई, मगर ये नॉन होमोजीनियस बन गया क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें अभी भी हमारा फंक्शन में लैम्डा जो कांस्टेंट है अभी भी शो हो रहा है, तो इसलिए ये नॉन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। अब हम देखते हैं कॉक डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है या नहीं है। तो इसके लिए भी सेम हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब कांस्टेंट यहाँ पे भी हम क्या ले लेते हैं, सपोज लैम्डा, तो लैम्डा एल लैम्डा के बन जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास a इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, लैम्डा एल, क्योंकि इनपुट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी पावर अल्फा इंटू लैम्डा के होल की पावर बीटा बन जाएगी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल जो लैम्डा है उसकी पावर हमारी अल्फा, और एल की पावर भी क्या हो जाएगी अल्फा, इंटू लैम्डा की पावर यहाँ पे क्या हो गई बीटा, और के की पावर भी क्या हो गई बीटा। अब हमारे पास आगे देखिए लैम्डा हमारे पास कॉमन आ रहा है, बेस सेम हो गया, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम हो जाता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, लैम्डा की पावर क्या हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा, कॉमन आ गया, और अंदर क्या रह जाएगा हमारा एल की पावर अल्फा इंटू के की पावर बीटा। तो देखिए यहाँ पे भी लैम्डा जो है हमारा कांस्टेंट था ये फंक्शन से बाहर आ गया, और अंदर की इक्वेशन जो थी एल की पावर अल्फा इंटू के की पावर बीटा वो एज इट इज आ गया। तो ये भी क्या हो गया, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसीलिए कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। और ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये डिग्री बताती है कि कौन सी हमारा रिटर्न टू स्केल है। अल्फा प्लस बीटा जो है रिटर्न टू स्केल भी बताता है कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। अल्फा प्लस बीटा अगर हमारा ग्रेटर देन 1 होता है तो हम उसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर यही हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 होता है तो उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और अल्फा प्लस बीटा अगर हमारा लेस देन 1 होता है तो उसको क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि किस तरह से इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बन रहा है, किस तरह से डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बन रहा है, इसको पूरा हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।